हेलो फ्रेंड्स, कहानियाँ किस्से चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने पढ़ा था कुछ लोग पातीराम और मनीराम के इस निर्णय को जायज़ ठहरा रहे थे, तो कुछ लोग इसे गांव समाज के हित में नाजायज बता रहे थे। गांव के कुछ लोग कमला के घर जाकर उसके मन की बात जानना चाहते थे, तो कुछ लोग इस घटना के लिए कमला को ही जिम्मेदार ठहरा रहे थे। बेटे की करतूतों से शकुंतला और पातीराम के लिए गांव के लोगों को मुंह दिखाना मुश्किल हो रहा था, इसलिए दोनों पूरे दिन अधिकांश समय घर के अंदर ही रहे। कोई जरूरी काम होता तो शकुंतला पहले घर के दरवाजे से बाहर झांक कर देखती कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है, फिर जल्दी से उस काम को करके वह घर के अंदर चली आती। इस तरह दोनों अपने ही घर में नज़रबंद से हो गए थे। शकुंतला ने दिन का भोजन तैयार किया तो पातीराम और उसने एक साथ भोजन किया। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे शुरू करते हैं। नंदिनी को पहले ही शकुंतला से सख्त हिदायत मिल चुकी थी कि उनकी रसोई में वह बिना पूछे न घुसे, इसलिए वह अपनी खाट में बैठकर दोनों का मुंह ताकती रही। भोजन करने के बाद शकुंतला ने बचा हुआ खाना एक थाली में रखकर नंदिनी की ओर खिसकाते हुए कहा, क्या दिन भर यूं ही खटिया तोड़ती रहोगी? ये खाना खा और इसके बाद जंगल से एक गट्ठा लकड़ी ले आना। नंदिनी इस समय थाली में रखे भोजन पर ठीक ऐसे ही नज़र गड़ाए बैठी थी जैसे कल तक मनीराम के घर का कुत्ता नंदिनी द्वारा भोजन दिए जाने की प्रतीक्षा में बैठा रहता था। वह सोच रही थी, इस घर में तो उसकी स्थिति कुत्ते से भी बदतर है, लेकिन समय इस समय नंदिनी के अनुकूल न था। वह सोच रही थी कि हो सकता है कुछ दिन बाद सब ठीक हो जाए, इसलिए उसने थाली में रखा खाना खाया और इसके बाद वह अपनी रस्सी और द्रांति लेकर अकेले ही जंगल की ओर लकड़ी लेने चली गई। गांव की कुछ औरतों ने नंदिनी को शकुंतला के घर से निकलते देखा तो वे भी उसके पीछे पीछे उसका भेद लेने जंगल की ओर चली आई। नंदिनी अभी लकड़ी ही काट रही थी कि गांव की औरतों ने उसे घेर लिया। उन्होंने नंदिनी से तरह तरह के सवाल पूछे। नंदिनी खुद इस घटना की दोषी थी, इसलिए वह किसी को भी कुछ कहने की हिम्मत न कर सकी। कुछ औरतों ने आज तक यह बात छिपाए रखने के लिए नंदिनी को खूब लताड़ा, तो कुछ उसे यह कह रही थी कि तुझे यही सब करना था तो इसके गांव के बाहर जाकर यह सब करती, कम से कम रोज रोज की छी से तो बचती। घर से जंगल जाते समय नंदिनी ने सोचा था कि 1-2 घंटे जंगल में एकांत में रहूंगी, लेकिन गांव की औरतों ने उसे वहां भी चैन से नहीं रहने दिया। यहाँ भी जितने मुंह उतने सवाल थे, इसलिए उसने परेशान होकर अपना लकड़ी का गट्ठा उठाया और घर की ओर चली आई। अमित का मन भी आज कॉलेज में बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसे इस बात का भय था कि कहीं कॉलेज में उसकी यह बात दोस्तों को पता चल गई तो उसके बारे में क्या सोचेंगे। भोजन अवकाश के बाद वह कॉलेज से आधे दिन की छुट्टी लेकर घर चला आया। जैसे ही वह गांव के लोगों के घरों से अपने घर की ओर निकलता, हर कोई उसकी ओर देखकर उससे यही पूछता, अरे अमित, मुबारक हो, हमने सुना है कि तुमने तो शादी भी कर ली। अरे इतनी भी क्या जल्दी थी कि गांव वालों को दावत खाने का मौका भी न दिया। लोगों के मुख से ऐसे ताने सुनकर अमित अपनी गर्दन झुकाकर सीधे अपने घर की ओर निकल जाता। घर पहुंचकर वह सीधे अपने कमरे में चला गया। शकुंतला ने उसे डांटते हुए पूछा, क्या बात, आज तू कॉलेज से जल्दी घर आ गया? क्या उस चुड़ैल से मिलने की जल्दी थी? पातीराम ने शकुंतला को समझाते हुए कहा, क्यों बेकार में इनके पीछे अपना दिमाग खराब कर रही हो? इन्हें अपनी मनमानी करने दे। मेरी बात मान, अब इनका खाना पीना भी अलग कर दे। जब इन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो हम क्यों इनके पीछे यह बदनामी झेलें? सुबह से ही घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। माता पिता की बात सुनकर अमित को बहुत दुख हुआ। जो माँ कल तक उसके भोजन पानी का इतना ख्याल रखती थी, उसने आज उसे पानी के लिए भी नहीं पूछा। पिता की बात सुनकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे इस घर में अब उसका निर्वाह होना मुश्किल है। यदि वास्तव में माँ बाप ने उसे घर से अलग कर दिया तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में वह नंदिनी को लेकर कहाँ जाएगा? उसके पास जीवन यापन का कौन सा साधन है जो वह अपने दम पर नंदिनी और अपना भरण पोषण कर सके? क्या उसकी इंजीनियर की पढ़ाई अधूरी ही छूट जाएगी? यह प्रश्न बार बार अमित के मन को विचलित कर रहे थे। अमित अभी इन्हीं प्रश्नों में उलझा था कि नंदिनी भी लकड़ी का गट्ठर लेकर घर पर पहुंच गई। उसने लकड़ी का गट्ठर घर के आंगन में रख दिया। प्यास से उसका बुरा हाल था। घर के अंदर पहुंचकर जैसे ही वह लोटा लेकर रसोई में रखे पानी के गागर की ओर बढ़ी, शकुंतला की नज़र उस पर पड़ गई। वह भागते हुए उसके पास गई और उसे टोकते हुए बोली,
खबरदार, जो मेरे पानी के बर्तनों को हाथ से भी छुआ तो ठीक नहीं होगा। तुझे सुबह भी बताया था कि तुझे जो कुछ भी चाहिए मांग कर लिया कर। तू क्यों हमारा भी धर्म भ्रष्ट करना चाहती है? नंदिनी की समझ में नहीं आ रहा था कि इस घर में कदम रखते ही वह इतनी अपवित्र क्यों हो गई। कल तक उसकी सास कमला और मनीराम ने तो उससे कभी ऐसी बात नहीं की थी। गुस्से में उसने अपना लोटा पकड़ा और पानी के धारे की ओर चली गई। वहां उसने ठंडा पानी पिया और घर आ गई। नंदिनी घर पहुंची तो उसने देखा कि शकुंतला, पातीराम और अमित चाय पी रहे थे। उसने सोचा, क्या पता खुद चाय पीने के बाद शकुंतला उसे भी चाय के लिए पूछेगी, इसलिए कुछ देर तक उसने किसी से कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद जब शकुंतला चाय के बर्तन धोने लगी तो नंदिनी ने पातीराम से पूछा, ससुर जी, क्या इस घर में मेरे लिए चाय पानी और भोजन की व्यवस्था ऐसी ही रहेगी जैसा मैं सुबह से देख रही हूँ? पातीराम ने नंदिनी के मुख से यह सुना तो उसने गुस्से में नंदिनी को डांटते हुए कहा, तुम्हें अपनों से बड़ों से बात करने की तमीज है या नहीं? तुम्हें शर्म नहीं आती ससुर से जुबान लड़ाने में? अरे, इन छोटी छोटी बातों के लिए मुझसे पूछने के बजाय इस घर की मालकिन से पूछो। यह सुनकर नंदिनी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वह बोली, मैं इस घर में अपनी मर्जी से नहीं आई हूँ। बकायदा आपने राजीनामा में दस्तखत किए हुए हैं, अब मैं किसी और से क्यों पूछूं? अगर आप लोगों ने मेरे साथ ऐसा ही भेदभाव करना था तो कल उस बाबा के सामने कह देते। उस समय तो अपने बेटे को पुलिस से बचाने के चक्कर में उनकी बातों में हाँ मिलाते रहे। लेकिन मैं देख रही हूँ कि आप दोनों ही सुबह से मेरे साथ कुत्ते से भी बदतर बर्ताव कर रहे हो। सुबह मुझे खाली पेट खेत में घास लेने भेजा। घास लेकर घर पहुंची तो नाश्ते में जौ के 2 टिक्कड़ और नमक थे। दिन में आधा पेट भोजन और अब चाय के वक्त चुपचाप चाय पीकर बर्तन भी धुल गए। मैं एक बार आप दोनों से हाथ जोड़कर विनती कर रही हूँ कि मुझे बेसहारा समझकर परेशान मत कीजिए, वरना मैं भी चुप न बैठूंगी। शकुंतला ने नंदिनी की यह बात सुनी तो वह कहाँ चुप रहती। उसने नंदिनी को लताड़ते हुए कहा, ये धमकी किसी और को देना। मेरी एक बात कान खोल कर सुन ले, यह मेरा घर है। मेरे घर में सिर्फ मेरे नियम चलते हैं। तुझे इस घर में हम अपने लड़के के लिए ब्याह कर लाए हैं जो तेरे हाथ का खाना खाएं। अगर तुझे मेरे दिए खाने से कोई दिक्कत है तो अपने लिए खाने पीने की व्यवस्था खुद कर लेना, तुझे कौन रोक रहा है, लेकिन मैं अपनी रसोई में तुझे जाने नहीं दूंगी। नंदिनी ने पातीराम से कहा, मैं इस घर में आपके और मनीराम जी के बीच जो राजीनामा हुआ है उसके आधार पर आई हूँ। मेरे भरण पोषण की जिम्मेदारी आपकी और आपके बेटे की है। जब आपने कल मुझे अपने बेटे की बहू मान लिया था तो अब आप मुझे अपने बेटे से अलग क्यों रख रहे हैं? जब हम दोनों ने कल अपनी गलती मान ली थी तो कल से अभी तक मैं अपने पति से दूर क्यों हूँ? अगर उन्होंने दुखी होकर कोई गलत कदम उठा लिया तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? अमित ने नंदिनी और अपने माता पिता के बीच यह बहस सुनी तो उसे खुद पर बहुत गुस्सा आया। वह सोचने लगा कि इस मुसीबत की असली जड़ मैं ही हूँ। अगर मैंने यह गलती न की होती तो आज यह सब सुनना न पड़ता। अमित गुस्से में अपने कमरे से बाहर आया और रसोई में रखी कुल्हाड़ी को उठाकर अपने पिता के पास पहुंच गया। उसने अपने पिता से हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, इस मुसीबत की सारी जड़ मैं ही हूँ। आप यह कुल्हाड़ी उठाओ और अभी मेरी गर्दन उड़ा दो। अगर आप लोगों को इस औरत से इतनी ही परेशानी है तो जब मैं ही नहीं रहूँगा तो फिर यह भी कहीं न कहीं चली ही जाएगी। अगर आपको इतनी ही परेशानी थी तो कल मुझे पुलिस से बचाने के लिए यह सब नाटक क्यों किया गया? इसके बाद अमित ने नंदिनी का हाथ पकड़ा और उसे अपने कमरे में ले जाते हुए उसने नंदिनी से कहा, आज से तू इस कमरे में रहेगी। मैं बाहर बरामदे में तेरी खटिया पर रह सकता हूँ, लेकिन तुम भी अब यह बवंडर मत करो। मेरे माँ बाप ने गुस्से में कुछ कह दिया तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम उन्हें दम खाती रहो। कल मैं तेरे लिए अलग बर्तनों की व्यवस्था कर दूंगा, फिर तुम अपने लिए खुद खाना बना लेना। शकुंतला ने देखा कि नंदिनी के घर में कदम रखते ही उसका बेटा भी उसकी तरफदारी करने लगा, इसलिए उसने बेटे से कहा, मेरे रहते इस घर में 2 चूल्हे नहीं जलेंगे। इस चुड़ैल के चक्कर में तू भी पागल हो गया है क्या? इसने तो तुझे भी बेशरम बना दिया है। बड़ा आया अभी से उसके लिए बर्तन लाने वाला। बर्तन तो तू ले आएगा, लेकिन इसके लिए राशन की व्यवस्था कौन करेगा? मैं भी देखती हूँ ये कितने बड़े रईस की बेटी है।
पातीराम ने यह बात सुनी तो उसे लगा अब उसके घर में कोई बड़ा तूफान आने वाला है। इसलिए उसने उस तूफान को रोकने का अंतिम कोशिश करते हुए कहा, तुम लोग मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। परिवार की इज्जत के साथ साथ अब मेरी इज्जत तो तुम दोनों खाक में मिला ही चुके हो, इसलिए अब बची कुची इज्जत को भी नीलाम मत करो। मैंने राजीनामा में दस्तखत किए हैं, इसलिए जब तक इस बेशरम की पढ़ाई पूरी नहीं हो जाती तब तक इन दोनों के भोजन पानी की जिम्मेदारी भी मेरी ही है। अगर यह अपने लिए खाना पीना अलग बनाना चाहती है तो ठीक है, अभी इसी समय इसको कुछ ज़रूरी बर्तन दे दो, इसका राशन पत्ता भी इसे अलग दे दो। कम से कम यह आरोप तो नहीं लगेगा कि मैं इस घर में भूखी प्यासी हूँ। शकुंतला बोली, ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली बात हो गई। क्या इस घर का राशन फोकट का है? कल को यह कहेगी कि मैं कुछ काम नहीं करूँगी तो क्या तुम इसे महारानी समझकर बिस्तर में ही भोजन करवाओगे? मेरे रहते इस घर में ऐसा हरगिज नहीं चलेगा। यह काम करेगी तो इसे राशन मिलेगा, वरना मैं इसे एक मुट्ठी अनाज भी न दूंगी। नंदिनी ने कहा, काम करने के लिए कौन सा मना कर रही हूँ, लेकिन मैं देख रही हूँ कि इस घर में मुझे काम बताने के बजाय बात बात पर जलील किया जा रहा है। सुबह से तो मैं काम ही कर रही हूँ, लेकिन यहाँ कोई मेरे किए गए काम को माने तो। यह कहकर नंदिनी अपने कमरे में चली गई। पातीराम ने झगड़े को शांत करने के लिए शकुंतला को समझाया तो उसने नंदिनी को कुछ जरूरी बर्तन और राशन दे दिया। शकुंतला ने अमित को चेतावनी देते हुए कहा, अगर तूने इसके हाथ का खाना खाया तो तू भी मेरी रसोई में कदम मत रखना। यह सुनकर अमित बहुत परेशान हो गया। उसके आगे आज बहुत बड़ी दुविधा खड़ी हो गई। स्थिति को भांपते हुए उसने नंदिनी से खुद को अलग रखने में ही भलाई समझी। इसके बाद वह बरामदे में नंदिनी की खाट पर आकर बैठ गया। अपनी गलती के प्रायश्चित के लिए उसने आज भोजन भी नहीं किया। नंदिनी ने अपने लिए खाना तैयार किया। उसे अब खुद से अधिक अपने पेट में पल रहे बच्चे की चिंता थी। वह बार बार अमित की उस चारपाई की ओर देख रही थी जहां वह भूखे पेट लेटा था, लेकिन उसे इस घर की मालकिन का इतना खौफ था कि इस घर में रहते हुए भी वह उस खाट तक न पहुंच सकी जहां उसका पति लेटा हुआ था। शकुंतला ने भी अपनी रसोई में रात का भोजन तैयार किया। भोजन तैयार होने पर पातीराम ने अमित को भोजन करने को कहा, लेकिन उसने यह कहकर भोजन करने से मना कर दिया कि उसे भूख नहीं है। इस तरह पहले दिन में ही नंदिनी का इस घर में अलगोजा हो गया। अगली सुबह अमित जल्दी जाग गया था। नंदिनी ने घर में खटपट की आवाज़ सुनी तो उसकी नींद भी खुल गई। उसने बाहर आकर देखा तो अभी अंधेरा सा हो रहा था। अमित आंगन में खड़ा दातुन कर रहा था। नंदिनी ने अमित के पास आकर धीरे से कहा, कल रात तुम भूखे ही सो गए, क्या मुझसे नाराज हो? अमित ने कहा, तुम मुझसे बात मत करो, तुम्हारे कारण मैं बर्बाद हो गया, मेरा परिवार भी मेरा दुश्मन हो गया। अब तुम्हारी इच्छा तो पूरी हो गई भगवान के लिए, इसलिए मुझे अब माफ़ कर दो, लेकिन कान खोल कर सुन लो, मैं अब तुम्हारे साथ इस घर में ज़्यादा दिन तक नहीं रह सकता हूँ। नंदिनी बोली, ऐसा मत सोचो, तुम अकेले इसके लिए दोषी नहीं हो। मैं भविष्य में हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। हम दोनों ढंग से रहेंगे तो कुछ दिन बाद सास ससुर जी भी हमारी गलती को माफ़ कर देंगे। अमित ने नंदिनी से कहा, सुबह सुबह मुझे ज़्यादा उपदेश मत दो, तुम्हारे कारण मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई। तुमने अपने इश्क के चक्कर में मुझे जो धोखा दिया है और इससे मेरे माता पिता की जो बदनामी हुई है, इसका दंड तुम्हें भगवान से अवश्य मिलेगा। मैं तो अब गोलू जू को भी मुँह दिखाने के काबिल नहीं रहा, लेकिन वह जानते हैं कि इस मामले में कौन अधिक दोषी है। यह कहकर अमित की आंखें भर आई। खुद को संभालते हुए उसने 2-3 बार अपना मुंह धोया और फिर अंदर चला आया। नंदिनी ने अमित का रोता हुआ चेहरा देखा तो वह खुद भी रोने लगी। इसके बाद नंदिनी भी अपने कमरे में चली आई। कुछ देर बाद शकुंतला भी जाग गई। उसने देखा अमित अपनी खाट पर बैठा है। उसने जल्दी से चाय बनाई और अमित को चाय देते हुए बोली, क्या तू रात भर ऐसे ही बैठा था? ले चाय पी ले, ऐसे गुस्से से काम नहीं चलेगा। अभी तो तुम्हें तब पता चलेगा जब जिंदगी भर दुनिया थू थू करेगी। माँ के मुख से ऐसी बातें सुनकर अमित को बहुत दुख हुआ। उसने सोचा, जब तक इस घर में रहूँगा रोज यह किचकिच होती रहेगी। अच्छा होगा कि मैं जल्दी से जल्दी यह घर छोड़कर कहीं और चला जाऊं। कल कॉलेज में भी कई बार उसके दिमाग में यह बात आ रही थी कि अपना नाम अलग करवाने का प्रार्थना पत्र देकर वह दिल्ली भाग जाए,
लेकिन फिर यह सोचकर वह चुप रह गया कि दिल्ली जाने तक का किराया भी तो चाहिए। थोड़ी देर बाद पातीराम भी जाग गया। उसने कल रात में ही शकुंतला से विचार विमर्श करके यह तय कर लिया था कि जब गांव समाज वालों को इस बात का पता ही चल चुका है तो कल पंचायत बुलाकर यह बात सार्वजनिक कर दी जाए। राजीनामा में भी गांव वालों को भोजन करवाने की बात लिखी थी, लिहाजा इस बात को लोगों को बताकर इस शर्म से छुटकारा मिले। पातीराम ने चाय पी और इसके बाद वह सरपंच सूरतराम के पास चला गया। पातीराम ने सरपंच सूरतराम को बताया कि आपको परसों की घटना के बारे में तो पता चल ही गया होगा। मेरे लड़के और आकाश की पत्नी के बीच अवैध संबंधों के कारण हमारी इज्जत तार तार हो गई। मनीराम जी का परिवार भी इस घटना से बहुत दुखी था, इसलिए दोनों परिवारों ने पुलिस एवं नंदिनी के पिता के समक्ष आपस में राजीनामा तैयार किया और हम अपने बेटे अमित की गलती मानकर नंदिनी को अपने घर ले आए। आज आप पंचायत बैठाकर इस मामले को पूरे गांव के सामने बता दीजिए। राजीनामा में गांव के लोगों को सामूहिक भोज करवाने की बात भी लिखी है, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आज ही भोज की तिथि भी तय कर दीजिए। सूरतराम ने पातीराम की बात सुनी तो वह सुनकर दंग रह गया कि बिना पंचायत के आखिर गांव के एक घर की बहू को दूसरे घर में कैसे बैठा दिया गया। जब आप लोगों ने यह निर्णय ले ही लिया तो पंचायत बैठाने की अब कोई बात ही नहीं रह गई। पंचायत का जब कोई मान सम्मान ही नहीं है तो यह मरा हुआ सांप हमारे गले में मत डालो। पातीराम ने सूरतराम को एक बार फिर हाथ जोड़कर कहा कि आप गुस्सा थूक दें, मेरी मजबूरी को समझें। यह राजीनामा तो पुलिस वालों के डर से तत्काल करना जरूरी था, वरना वे अमित को जेल में डालने की बात कर रहे थे। मेरे बेटे और नंदिनी ने अपना दोष कबूल किया है, इसलिए हम राजीनामा के अनुसार उसे अपने बेटे की बहू के रूप में अपने घर ले आए हैं। सूरतराम ने कहा, ठीक है, पंचायत करना पंचों का काम है, इसलिए अपनी बात उनके सामने ही रखना। ठीक 10 बजे हम पंचायत घर में मिलेंगे। तुम अपने बेटे, नंदिनी और अपनी पत्नी के साथ ठीक 10 बजे वहाँ पहुँचो। सूरतराम की बात सुनकर पातीराम सीधे अपने घर लौट आया। उसने शकुंतला से कहा, सरपंच जी बड़ी मुश्किल से पंचायत बैठाने को राजी हुए हैं, जल्दी जल्दी तैयार हो जाओ। अमित और बहू को भी कहो कि वे तैयार हो जाएं। 10 बजे पंचायत शुरू हो जाएगी। एक बात और ध्यान में रखना कि घर की बात घर में ही रहे, वरना गांव वाले और भी मजाक उड़ाएंगे। तुम दोनों को भी वहां 10 बजे बुलाया गया है। अमित ने माँ की बात सुनी तो वह बोला, यह क्या नया बवंडर खड़ा करवा रहे हो? इतनी सी बात से भी मन नहीं भरा क्या आपका? एक बात सब सुन लो, जिस तरह कल रात ये घर पर यह सब नाटक हुआ, अगर वही बात पंचायत को पता चल गई तो लेने के देने पड़ेंगे। यह सब हमसे बिना पूछे किसने करवाया है? शकुंतला बोली, तेरे पिताजी सरपंच के पास गए थे, आखिर कब तक इसे अपने घर में छिपाते रहेंगे? लोगों को पता चल ही चुका है, इसलिए यह जरूरी है कि तुम दोनों खुद गांव समाज के बीच में अपनी गलती स्वीकार कर लो। तुम दोनों भी एक बात ध्यान रखना कि कोई अंदरूनी बात पंचायत में नहीं जानी चाहिए। नंदिनी ने सोचा, चलो इसी बहाने ये लोग पंचायत में मुझे घर की बहू तो मानेंगे, इसलिए शकुंतला के कहते ही वह तैयार हो गई। ठीक 10 बजे पातीराम अपने परिवार के साथ पंचायत की बैठक में शामिल हो गया। सरपंच ने पूरे गांव के लोगों को इतला दी कि ठीक 10 बजे गांव में बहुत जरूरी मसले पर पंचायत भवन में बैठक है। ठीक 10 बजे सरपंच ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा, सभा में उपस्थित सभी सज्जनों को राम राम। आज पंचायत समक्ष दोनों पक्षों की बात सुनने यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। दोनों दोषियों ने अपनी गलती स्वीकार कर ली, क्योंकि इस मसले पर पहले दोनों पक्षों के बीच राजीनामा हो चुका है। दोनों दोषियों ने अपनी गलती भी स्वीकार कर ली है, इसलिए पातीराम इसको आपके समक्ष रखेंगे। अगर इस मामले से कोई प्रभावित अपनी बात कहना चाहेंगे तो उनको बोलने का मौका दिया जाएगा। इसके बाद पातीराम वहां उपस्थित सभी लोगों को नमस्कार करते हुए कहता है, मैं आप सभी लोगों के सामने अपने बेटे अमित द्वारा किए गए कृत्य के लिए क्षमा मांगने के लिए आज यहाँ खड़ा हुआ हूँ। मेरे बेटे और मनीराम जी के बहू के बीच नाजायज संबंधों के चलते यह समस्या खड़ी हुई है। पहले जब हमें इस बात का पता चला तो तब तक बहुत देर हो चुकी थी। घर पर बाबा जी आए थे, उनके साथ 2 पुलिस वाले भी थे। जब इन दोनों ने अपनी गलती मान ली तो उनके कहने पर एक राजीनामा हुआ।
जिसके अनुसार हमें नंदिनी को अमित की बहू मानते हुए अपने घर में रखने को कहा गया। इसके अलावा राजीनामा में हमें पूरे गांव को भोज देने को कहा गया है। अब मनीराम जी के घर पर नंदिनी का कोई अधिकार नहीं है। उसके पिता ने उसके लिए अपने घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिए हैं। ऐसी स्थिति में हमें उसे अपने घर पर रखने के अलावा कोई और उपाय न सूझा। आप लोगों की नज़र में यह एक घिनौना अपराध हो सकता है, लेकिन इसका दंड इन दोनों को मिल ही गया है, अतः इन्हें माफ़ कर दें। सभा में उपस्थित लोगों ने जब यह बात सुनी तो सभी इस मामले पर बहुत हैरान थे। नंदिनी के चाल चलन पर उनको पहले ही शक था, लेकिन अमित से ऐसी उम्मीद न थी। सभी लोगों ने एक स्वर में पंचों से कहा, इन दोनों पर कुछ दंड भी लगाना चाहिए, जिसकी भरपाई ये स्वयं की मेहनत से करेंगे। इसके बाद पंचों ने नंदिनी और अमित से पूछा, क्या तुम्हें अपनी ओर से इस मामले पर अभी भी कुछ सफाई में कुछ कहना है? अमित और नंदिनी का सर शर्म से झुका रहा। जब उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो सरपंच ने मनीराम से पूछा, क्या आपको भी इस मामले में कुछ कहना है? मनीराम ने कहा, हमें अब कुछ नहीं कहना है। अब हम नंदिनी को पातीराम और अमित के सुपुर्द कर चुके हैं, इसलिए यह अब उनके परिवार का मामला है। यह सुनकर सरपंच सूरतराम ने पंचों से राय मशवरा करके अपना फैसला सुनाते हुए कहा, इस शर्मनाक घटना के लिए नंदिनी और अमित आज पूरे दिन गांव के रास्ते में झाड़ू लगाएंगे। दोनों गांव वालों के घरों से भोजन मांग कर ही भोजन करेंगे। उसके बाद अगले रविवार को पातीराम की ओर से गांव वालों को सामूहिक भोज दिया जाएगा। भोज शाकाहारी और मांसाहारी दोनों तरह का होगा। क्या आप सभी को पंच परमेश्वर का फैसला नंदी नीर है? पातीराम ने हाथ जोड़कर कहा, जी हाँ, हमें यह फैसला नंदी नीर है। पंच परमेश्वर की जय हो। साथ ही उसने अमित और नंदिनी को सभा में उपस्थित सभी लोगों के पैर छूने को कहा। अंत में सभी का धन्यवाद करते हुए पातीराम ने कहा कि आपने इन्हें माफ़ कर दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। अगले रविवार को आप सभी लोग मेरे घर पर भोज पर आमंत्रित हैं। इसके बाद सरपंच ने सभा को समाप्त कर दिया। सभी लोग अपने अपने घरों को जाने लगे तो मनीराम ने पातीराम से पूछा, भाई नंदिनी का इन दिनों में ध्यान रखना। पातीराम ने कहा, ठीक है, उसकी चिंता मत करो, वह बहुत शातिर है। घर पहुंचकर शकुंतला ने पंचों के निर्णयों के अनुसार अमित और नंदिनी के हाथ में झाड़ू पकड़ाते हुए कहा, तुम्हारे कर्मों की यही सजा है। जाओ, पंचों का निर्णय भगवान का निर्णय होता है, उसे पूरा करो। नंदिनी और अमित ने हाथ में झाड़ू पकड़ी और दिन भर गांव के रास्ते पर झाड़ू फेरते रहे। बच्चे उन्हें देखकर उनकी खूब मजाक उड़ाते। पंचों के निर्णयों के अनुसार दोनों ने आज गांव वालों के घरों से रोटी मांगकर खाई। फ्रेंड्स, आगे की कहानी के लिए कहानी का अगला भाग देखें।